नमस्कार। विकास या डेवलपमेंट ये शब्द हम रोज सुनते हैं, अखबारों में, टीवी पर, नेताओं के भाषणों में। लगता है बड़ा सीधा साधा मतलब है, तरक्की, आगे बढ़ना, बेहतर जिंदगी। हाँ, सुनने में तो बहुत सरल लगता है। पर क्या ये वाकई इतना सरल है? क्या जो एक इंसान के लिए विकास है वो दूसरे के लिए भी विकास ही होगा? ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है, हम्म। इसका जवाब उतना ही पेचीदा है। विकास की राह आप देखें तो सबके लिए एक जैसी नहीं होती, और ना ही मंजिल। आज की चर्चा में हम इसी जटिल सवाल की तह तक जाएंगे। हमारे पास कुछ लेख और नोट्स हैं जो इस विषय पर रोशनी डालते हैं, मतलब अलग अलग नजरिए पेश करते हैं। हाँ, हमारा मकसद है ये समझना कि विकास के असली मायने क्या हैं, अलग अलग लोगों के लिए इसके क्या मतलब हो सकते हैं, और इसे सिर्फ पैसे से क्यों नहीं तौला जा सकता। हम कुछ दिलचस्प उदाहरणों और आंकड़ों पर भी गौर करेंगे। हाँ, हम देखेंगे कि विकास की इस पहेली के अलग-अलग टुकड़े कैसे जुड़ते हैं और एक बड़ी पूरी तस्वीर बनाते हैं। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि लोगों की जिंदगी, उनकी उम्मीदों और उनके भविष्य से जुड़ा मसला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियादी सवाल से। आखिर ये विकास या प्रगति है क्या? देखिए, ये एक ऐसा विचार है जो हमेशा से हमारे साथ रहा है। हम सब चाहते हैं कि हमारा जीवन बेहतर हो, हम कुछ हासिल करें, एक खास तरह से जिएं। ये हमारी आकांक्षाएं हैं, हमारी इच्छाएं। हम्म। इसी तरह हम ये भी सोचते हैं कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, कौन सी चीजें जरूरी हैं, क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, क्या समाज में और बराबरी आ सकती है। और जमीनी स्तर पर, मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल पर, इसका मतलब अक्सर होता है बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और रोजगार के सुरक्षित अवसर। ये वो ठोस चीजें हैं जिनके जरिए ये आकांक्षाएं पूरी होती हैं। मतलब ये सिर्फ सड़कें, पुल या कारखानों तक सीमित नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। निश्चित रूप से, कतई नहीं। विकास इन सभी सवालों के बारे में गहराई से सोचना है और उन लक्ष्यों को पाने के रास्ते खोजने हैं। ये सिर्फ आज की बात नहीं, इसमें हमारा इतिहास भी शामिल है। हम आज जैसे जी रहे हैं वो हमारे अतीत से प्रभावित है। सही। और भविष्य कैसा होगा ये हमारी आज की राजनीतिक और सामाजिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए ही तय होता है कि हम किन उम्मीदों और संभावनाओं को हकीकत में बदलना चाहते हैं। ये समझने लायक बात है। अगर विकास इतना व्यक्तिगत और सामाजिक है, तो इसका मतलब हुआ कि अलग अलग लोगों के लिए इसके मायने भी अलग होंगे। जैसे सोचिए, एक गांव में रहने वाला भूमिहीन खेतीहर मजदूर क्या चाहेगा, और उसी राज्य, मान लीजिए पंजाब, का एक अमीर किसान क्या चाहेगा। बहुत संभव है कि उनके लक्ष्य ना सिर्फ अलग हों, बल्कि कभी-कभी टकराएं भी। वो भूमिहीन मजदूर, वो शायद चाहेगा कि उसे साल भर ज्यादा दिन काम मिले, बेहतर मजदूरी मिले, है ना? हाँ। उसके बच्चों को गांव के स्कूल में अच्छी शिक्षा मिले, उसके साथ कोई सामाजिक भेदभाव न हो। वहीं पंजाब का वो अमीर किसान शायद ये सोचेगा कि उसकी फसलों का समर्थन मूल्य बढ़े, उसे मेहनती और सस्ते मजदूर मिले। सस्ते मजदूर। हाँ, यहीं पर टकराव दिखता है। बिल्कुल। और वो चाहेगा कि अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए विदेश भेज सके। यहाँ देखिए, एक बेहतर मजदूरी चाहता है, दूसरा सस्ता मजदूर। ये तो सीधा टकराव है, और बड़े पैमाने पर। इसका कोई और उदाहरण? बिल्कुल। एक और उदाहरण लें। उद्योगपतियों को ज्यादा बिजली चाहिए अपने कारखानों के लिए। वो चाहेंगे कि बड़े बड़े बांध बने। हाँ, बिजली की जरूरत तो बढ़ रही है। लेकिन बांध बनाने के लिए हजारों लोगों की जमीन डूब जाती है, उनका घर बार उजड़ जाता है, खासकर आदिवासियों का। उनका जीवन तो अस्त व्यस्त हो जाता है। वो शायद इसका विरोध करेंगे और चाहेंगे कि सिंचाई के लिए छोटे तालाब या चेक डैम बने। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध वाला मामला याद आता है। हाँ, उसकी ऊंचाई बढ़ाने के खिलाफ जो प्रदर्शन हुए, वो इसी टकराव का एक जीता जागता उदाहरण है। तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण बात उभरती है। जो एक समूह के लिए विकास है, वो दूसरे के लिए विनाशकारी भी साबित हो सकता है। ये सिर्फ अलग अलग लक्ष्य होने की बात नहीं, बल्कि कई बार ये एक जीरो सम गेम जैसा लगता है ना। आपने सही पकड़ा। विकास की राह सीधी नहीं, बल्कि अक्सर ऐसे विरोधाभासों और मुश्किल चुनावों से भरी होती है। अच्छा, अगर हम उन अलग अलग लक्ष्यों पर फिर से गौर करें, खेतीहर मजदूर, किसान, शहरी युवा, एक चीज आम लगती है। सब चाहते हैं नियमित काम, बेहतर मजदूरी, अपनी चीजों की अच्छी कीमत, यानी ज्यादा आमदनी। क्या आमदनी ही विकास का सबसे जरूरी पहलू है? आमदनी यानी इनकम बेशक महत्वपूर्ण है। हम सब बेहतर जीवन स्तर चाहते हैं और उसके लिए पैसा जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या सिर्फ पैसा ही सब कुछ है?
लोग आमदनी के अलावा और भी बहुत कुछ चाहते हैं, जैसे बराबरी का व्यवहार। कोई नहीं चाहता कि उसके साथ भेदभाव हो। लोग आजादी चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, दूसरों से सम्मान चाहते हैं। ये गैर भौतिक चीजें, सम्मान, बराबरी, सुरक्षा, क्या ये कभी-कभी पैसे से भी ज्यादा जरूरी हो सकती हैं? हालांकि व्यावहारिक तौर पर देखें तो क्या सम्मान या सुरक्षा जैसी चीजें बिना एक बुनियादी आय के स्तर के हासिल की जा सकती हैं? क्या ये दोनों जुड़े हुए नहीं हैं? ये एक अहम सवाल है। यकीनन एक बुनियादी आर्थिक सुरक्षा जरूरी है। भूखे पेट ना सम्मान अच्छा लगता है, ना आजादी। लेकिन कई बार सिर्फ आय बढ़ाने पर ध्यान देने से ये दूसरी अहम चीजें पीछे छूट जाती हैं। सोचिए, जीवन जीने के लिए सिर्फ भौतिक वस्तुएं ही काफी नहीं है। सही। पैसा या उससे खरीदी जा सकने वाली चीजें जीवन का एक पहलू है, लेकिन हमारे जीवन की गुणवत्ता बहुत हद तक गैर भौतिक चीजों पर निर्भर करती है। दोस्तों की भूमिका ही देख लीजिए। उनकी दोस्ती की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, पर वो जीवन के लिए कितनी अहम है। हाँ, जैसे वो नौकरी वाला उदाहरण था। अगर किसी को दूर किसी जगह अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिले, तो क्या वो सिर्फ तनख्वाह देखेगा? शायद नहीं। बिल्कुल नहीं। वो ये भी देखेगा कि परिवार के लिए क्या सुविधाएं हैं, काम करने का माहौल कैसा है, कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा या नहीं। हो सकता है कोई कम तनख्वाह वाली नौकरी चुन ले, अगर उसमें ज्यादा सुरक्षा और सुकून हो। बिल्कुल। इसीलिए विकास के लिए लोग सिर्फ ज्यादा आय नहीं देखते, बल्कि लक्ष्यों का एक मिश्रण देखते हैं। इसमें बेहतर आय के साथ साथ जीवन की दूसरी जरूरी चीजें भी शामिल होती हैं। जैसे अगर समाज में महिलाओं को सम्मान मिलता है, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि घर के कामों में ज्यादा बंटवारा होगा और महिलाओं के घर से बाहर काम करने को ज्यादा स्वीकृति मिलेगी। एक सुरक्षित माहौल मिलेगा तो ज्यादा महिलाएं नौकरी या अपना व्यवसाय कर पाएंगी। ये भी विकास का हिस्सा है। तो अगर व्यक्तियों के लक्ष्य इतने अलग और कभी-कभी परस्पर विरोधी हो सकते हैं, तो फिर देश की विकास की धारणा कैसे बनेगी? ये कैसे तय होगा कि पूरे देश के लिए क्या सही है? कौन सा रास्ता सबके लिए अच्छा है? ये तो और भी मुश्किल लगता है। हाँ, मुश्किल तो है। यहीं पर राष्ट्रीय विकास की अवधारणा सामने आती है। जब हम देश के विकास की बात करते हैं, तो हमें सोचना होता है कि क्या कोई विचार, कोई योजना बड़ी संख्या में लोगों को फायदा पहुंचाएगी या सिर्फ एक छोटे से समूह को। अच्छा। क्या जो रास्ता अपनाया जा रहा है वो सभी के लिए निष्पक्ष और न्यायपूर्ण है? क्या काम करने का कोई और बेहतर तरीका हो सकता है? ये सवाल पूछना जरूरी है। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण है जहां ये सवाल उठे हों, जहां राष्ट्रीय विकास के नाम पर कुछ गड़बड़ हुई हो? एक बेहद परेशान करने वाली घटना है आइवरी कोस्ट की। अफ्रीका का एक देश है। वहां के आबिदजान शहर में एक मल्टीनेशनल कंपनी ने अपने जहाज से निकले करीब 500 टन जहरीले तरल कचरे को ठिकाने लगाने के लिए एक स्थानीय कंपनी को ठेका दे दिया। ओह, जहरीला कचरा? हाँ, और उस कंपनी ने वो कचरा खुले में और आसपास के समुद्र में फेंक दिया। उससे जो भयानक जहरीला धुआं निकला, उसकी कहानी दिल दहला देने वाली है। क्या हुआ है वहां? लोगों पर क्या असर पड़ा? लोगों को उल्टियां होने लगीं, त्वचा पर चकत्ते पड़ गए, लोग बेहोश होने लगे, दस्त लग गए, और बात यहीं खत्म नहीं हुई। 1 महीने के अंदर 7 लोग मारे गए, 20 अस्पताल में भर्ती हुए और करीब 26,000 लोगों का जहर के लक्षणों के लिए इलाज करना पड़ा। हे भगवान, ये तो वाकई भयावह है। इससे सीधा सवाल उठता है, इस पूरी प्रक्रिया में फायदा किसे हुआ और नुकसान किसे? क्या उस देश के लिए यही विकास का लक्ष्य होना चाहिए था कि एक कंपनी अपना कचरा फेंक कर चली जाए? बिल्कुल, यही सवाल राष्ट्रीय विकास की बहस के केंद्र में होते हैं। विकास के नाम पर कहीं कुछ लोगों का फायदा बहुत सारे लोगों के नुकसान की कीमत पर तो नहीं हो रहा? क्या यही न्यायपूर्ण रास्ता है? ये हमें सोचना होगा। एक और सवाल मन में आता है, अगर विकास के इतने अलग अलग मायने हैं व्यक्तियों के लिए, समूहों के लिए, तो फिर हम कुछ देशों को विकसित और कुछ को अविकसित या विकासशील क्यों कहते हैं? हम देशों या राज्यों की तुलना कैसे करते हैं? किस आधार पर? देखिए, तुलना करने के लिए हमें कुछ मापदंड चाहिए होते हैं। जैसे स्कूल में छात्रों की तुलना करनी हो, तो हम उनकी ऊंचाई, स्वास्थ्य, प्रतिभा, रुचि के आधार पर कर सकते हैं। हाँ। किस मकसद से तुलना कर रहे हैं, इस पर निर्भर करेगा कि कौन सा मापदंड चुनेंगे। खेलकूद की टीम बनानी है तो अलग मापदंड, डिबेट टीम के लिए अलग। सही। तो देशों के विकास की तुलना के लिए क्या मापदंड इस्तेमाल होता है? सबसे आम कौन सा है? आमतौर पर देशों की तुलना के लिए
उनकी आय यानी इनकम को सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक माना जाता है। जिन देशों की आय ज्यादा है उन्हें कम आय वाले देशों से ज्यादा विकसित माना जाता है। इसके पीछे क्या सोच है? इसके पीछे सोच ये है कि ज्यादा आय का मतलब है इंसान की जरूरत की ज्यादातर चीजें पाने की क्षमता। जो भी लोग चाहेंगे वो ज्यादा आय से हासिल कर सकेंगे। तो किसी देश की आय का मतलब क्या है? देश की कुल कमाई? क्या वो सही पैमाना है? नहीं, सिर्फ कुल आय से देशों की तुलना करना सही नहीं होगा, क्योंकि हर देश की जनसंख्या अलग-अलग होती है। एक छोटे देश की कुल आय कम हो सकती है, पर वहाँ लोग ज्यादा अमीर हो सकते हैं। अच्छा, हाँ। इसलिए हम औसत आय या जिसे प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम पीसीआई कहते हैं, उसकी तुलना करते हैं। ये निकालने के लिए देश की कुल आय को इसकी कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। और विश्व बैंक इसी औसत आय का इस्तेमाल करता है देशों को बांटने के लिए, वो जो रिपोर्ट निकालते हैं। हाँ, विश्व बैंक अपनी विश्व विकास रिपोर्ट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में देशों को वर्गीकृत करने के लिए मुख्य रूप से इसी मापदंड का उपयोग करता है। जैसे 2023 के आंकड़ों के अनुसार जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय लगभग 63,400 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष या उससे ज्यादा है, उन्हें उच्च आय या अमीर देश कहा जाता है। और गरीब देश? और जिनकी प्रति व्यक्ति आय लगभग 2400 डॉलर या उससे कम है, उन्हें निम्न आय देश कहा जाता है। भारत इस वर्गीकरण में निम्न मध्यम आय वाले देशों की श्रेणी में आता है। 2023 में यहाँ प्रति व्यक्ति आय लगभग 10,030 डॉलर थी। तो औसत आय तुलना के लिए एक उपयोगी पैमाना लगता है, एक स्टैंडर्ड तरीका है। पर क्या ये पूरी कहानी बताता है? क्या इसकी कोई सीमाएं हैं, कोई कमी? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और हाँ, इसकी सीमाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। औसत आय उपयोगी तो है, लेकिन ये असमानताओं को छिपा लेती है। असमानताओं को कैसे? मान लीजिए 2 देश हैं, ए और बी। दोनों में सिर्फ 5-5 नागरिक रहते हैं। समझने के लिए, देश ए में सभी की आय लगभग बराबर है। मान लीजिए 9,500, 10,500, 9,800, 10,000, 10,200 रुपए। ठीक है, लगभग 10,000 के आसपास। हाँ, अब देश बी को देखें। वहाँ 4 लोग बहुत गरीब हैं, जिनकी आय सिर्फ 500 रुपए है, और एक व्यक्ति बहुत अमीर है जिसकी आय 48,000 रुपए है। ओह, तो बहुत ज्यादा फर्क है वहाँ। बिल्कुल, लेकिन अगर आप दोनों देशों की औसत आय निकालेंगे तो वो ठीक 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति आएगी, दोनों की बराबर। बिल्कुल, औसत आय बराबर है, लेकिन क्या दोनों देश एक जैसे विकसित है? देश ए में आय का बंटवारा ज्यादा समान है, ज्यादातर लोग ठीक-ठाक जिंदगी जी रहे हैं। देश बी में भयानक असमानता है, 4 लोग मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। हाँ, अगर चुनना हो कि किस देश में रहना है तो शायद ज्यादातर लोग देश ए चुनेंगे, है ना? भले ही औसत उतना ही हो। जाहिर है, ज्यादातर लोग एक ऐसे देश में रहना पसंद करेंगे जहां बहुत ज्यादा अमीर गरीब का फासला ना हो। हाँ, ये असमानता वाली बात औसत आय पूरी तरह से छुपा देती है। ये तो एक बहुत बड़ी सीमा है। सिर्फ औसत देखकर हम धोखा खा सकते हैं। सही कहा। इसीलिए विकास को समझने के लिए सिर्फ औसत आय काफी नहीं है, हमें उससे आगे देखना होगा। तो अगर औसत आय काफी नहीं है तो हमें और क्या देखना चाहिए? किन और पैमानों पर देशों या राज्यों की तुलना की जानी चाहिए जिससे विकास की सही तस्वीर मिले? हमें आय के अलावा दूसरी महत्वपूर्ण विशेषताओं को भी देखना होगा जो जीवन की गुणवत्ता तय करती हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे संकेतक बहुत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य और शिक्षा? हाँ, चलिए भारत के ही 3 राज्यों का उदाहरण लेते हैं, हरियाणा, केरल और बिहार। हमारे पास 2021-22 के आंकड़े हैं। प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से हरियाणा सबसे आगे है, लगभग 2,64,729 रुपए, फिर केरल 2,34,405 रुपए और बिहार सबसे पीछे है, 47,498 रुपए। ठीक है, तो इस हिसाब से तो हरियाणा सबसे विकसित राज्य हुआ। इन तीनों में आय सबसे ज्यादा है। अगर हम सिर्फ आय को देखें तो ऐसा ही लगता है, लेकिन अब जरा दूसरे आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो कहानी को थोड़ा बदल देते हैं। शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR, ये क्या होता है? ये बताता है कि किसी एक साल में प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों में से कितने बच्चे अपना पहला जन्मदिन मनाने से पहले ही मर जाते हैं। ये स्वास्थ्य सेवाओं का एक बहुत बड़ा संकेतक है। अच्छा,
तो इन राज्यों में क्या स्थिति है? 2020 के आंकड़ों के अनुसार केरल में ये दर सिर्फ 6 थी। प्रति 1000 बच्चों में से सिर्फ 6 की मौत। सिर्फ 6? ये तो काफी कम लगता है। हाँ, काफी कम है। जबकि हरियाणा में ये 28 थी। केरल से लगभग आप देखें तो 4-5 गुना ज्यादा। क्या हरियाणा में 28? इतनी ज्यादा? केरल से इतना फर्क? हाँ, जबकि हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय केरल से ज्यादा है। ये तो चौंकाने वाली बात है। ज्यादा पैसा होने के बावजूद वहां नवजात बच्चों के बचने की संभावना केरल से काफी कम है। ये कैसे संभव है? यही तो मुद्दा है। और सिर्फ यही नहीं, साक्षरता दर लिटरेसी रेट देखें, 7+ आयु वर्ग 2017-18 के आंकड़ों में केरल में ये दर 94% थी, जबकि हरियाणा में 82%। इसमें भी केरल आगे? हाँ, इसी तरह स्कूल में उपस्थिति अनुपात नेट अटेंडेंस रेशियो 15 से 17 आयु वर्ग, केरल में ये 94% था, हरियाणा में सिर्फ 73%। मतलब हरियाणा में उस उम्र के करीब 1/4 बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे थे। ये आंकड़े तो एक बिल्कुल अलग कहानी कह रहे हैं। ज्यादा पैसा होने के बावजूद हरियाणा स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे जरूरी मामलों में केरल से पीछे क्यों है? इसका मतलब पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता? बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सबक है। कारण यह है कि जेब में रखा पैसा वो सब सामान और सेवाएं नहीं खरीद सकता जिनकी आपको अच्छी तरह जीने के लिए जरूरत हो सकती हैं। आय अपने आप में पूरी तरह से पर्याप्त संकेतक नहीं है। पैसा आपको प्रदूषण मुक्त वातावरण या बिना मिलावट वाली दवाएं नहीं दिला सकता, जब तक कि आप ऐसी जगह न चले जाएं जहां ये सुविधाएं पहले से मौजूद हों। सही बात है। पैसा आपको संक्रामक बीमारियों से भी तब तक नहीं बचा सकता जब तक कि आपका पूरा समुदाय इनसे बचाव के लिए जरूरी कदम न उठाए। बिहार का उदाहरण लें, जहां 17-18 में 15-17 साल के लगभग 1/3 बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। सोचिए, अगर आपके आसपास कोई पढ़ना ही ना चाहे तो क्या आप अकेले पढ़ पाएंगे? शायद नहीं। तो इसका हल क्या है? अगर पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, तो बेहतर जीवन के लिए और क्या चाहिए? ये स्वास्थ्य और शिक्षा कैसे बेहतर हों? जीवन में कई महत्वपूर्ण चीजों के लिए सबसे अच्छा और अक्सर सबसे सस्ता तरीका होता है इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से प्रदान करना, यानी पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज जैसे सरकारी स्कूल, अस्पताल, साफ सफाई की व्यवस्था, सार्वजनिक परिवहन। सोचिए, क्या पूरे मोहल्ले के लिए एक साथ सुरक्षा गार्ड रखना सस्ता पड़ेगा या हर घर के लिए अपना अलग गार्ड? जाहिर है सामूहिक सुरक्षा सस्ती पड़ेगी। हाँ, ये तो है। आप इसलिए पढ़ पा रहे हैं क्योंकि कई और बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं और क्योंकि बहुत से लोग मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए और दूसरी सुविधाएं देनी चाहिए ताकि सभी बच्चों को पढ़ने का मौका मिले। तो क्या केरल का कम शिशु मृत्यु दर इसी वजह से है, क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की सार्वजनिक सुविधाएं बेहतर हैं? हाँ, काफी हद तक यही कारण है। वहाँ बुनियादी स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं का पर्याप्त प्रावधान है। सरकार ने इन क्षेत्रों में निवेश किया है। इसी तरह कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS, यानी सरकारी राशन की दुकानें बहुत अच्छी तरह काम करती हैं। हाँ, राशन की दुकानें। जहाँ ये व्यवस्था अच्छी होती है, वहाँ लोगों का, खासकर गरीबों का, स्वास्थ्य और पोषण स्तर बेहतर होने की संभावना ज्यादा होती है। तो अब हमारे पास आय है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है और सार्वजनिक सुविधाएं भी। क्या इन सब को मिलाकर विकास को मापने का कोई तरीका है? कोई एक इंडेक्स जिससे देशों की तुलना और बेहतर तरीके से हो सके? हाँ, बिल्कुल। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP, एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है जिसे मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहते हैं। मानव विकास रिपोर्ट? जी हाँ। ये रिपोर्ट देशों की तुलना सिर्फ आय के आधार पर नहीं करती, बल्कि लोगों के शैक्षिक स्तर, उनके स्वास्थ्य की स्थिति और प्रति व्यक्ति आय, इन तीनों को मिलाकर करती है। इस मिले-जुले सूचकांक को मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI कहते हैं। HDI। ये नाम सुना है। तो इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और आय तीनों शामिल हैं। हाँ, मुख्य रूप से स्वास्थ्य के लिए जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, शिक्षा के लिए स्कूलिंग के औसत साल और अपेक्षित साल, और जीवन स्तर के लिए प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, GNI पर कैपिटा। ये एक ज्यादा संतुलित तरीका लगता है विकास को देखने का। तो 2023-24 की रिपोर्ट में भारत और उसके पड़ोसी देशों की क्या स्थिति है HDI के लिहाज से? कुछ दिलचस्प है उसमें? आंकड़े काफी कुछ बताते हैं और सोचने पे मजबूर करते हैं।
2022 के डेटा के आधार पर बनी इस रिपोर्ट में श्रीलंका रैंक 78, कई मामलों में भारत रैंक 134 से काफी आगे है, जबकि वो हमसे कितना छोटा देश है। श्रीलंका हमसे आगे जी 78वीं रैंक और भारत 134। हाँ, और देखिए नेपाल रैंक 146 और बांग्लादेश रैंक 129 की प्रति व्यक्ति आय भारत से कम है। फिर भी जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ यानी जन्म के समय जीवन की औसत संभावित लंबाई के मामले में वो भारत से बेहतर है। बांग्लादेश में जीवन प्रत्याशा 73.7 साल है, जबकि भारत में 66.7 साल। ये तो वाकई ध्यान देने वाली बात है। कम आय के बावजूद जीवन प्रत्याशा सादा। जी, ये दिखाता है कि सिर्फ आय ही सब कुछ नहीं, स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश कितना फर्क ला सकता है। ये HDI क्या दिखाता है, इसका महत्व क्या है, क्यों इसे इतना जरूरी माना जाता है? HDI के नाम में मानव शब्द जोड़कर ये स्पष्ट कर दिया गया है कि विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। देश के नागरिक, लोग, उनका स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, उनकी भलाई। सिर्फ अर्थव्यवस्था का आकार या कुल आय नहीं, विकास का असली मतलब लोगों के जीवन में सुधार है, उनकी क्षमताओं का विस्तार है। ठीक है, मान लीजिए कोई देश मानव विकास के पैमानों पर अच्छा कर रहा है, HDI रैंक अच्छी है, हम चाहेंगे कि स्थिति बनी रहे या और बेहतर हो, लेकिन क्या यह हमेशा संभव है? क्या विकास का पहिया हमेशा आगे ही घूमता रहेगा बिना किसी रुकावट के? यहीं पर एक और बहुत बड़ा और शायद आज के समय का सबसे गंभीर मुद्दा सामने आता है, विकास की धारणीयता, सस्टेनेबिलिटी का। धारणीयता, सस्टेनेबिलिटी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, क्या विकास का जो तरीका हम आज अपना रहे हैं वो लंबे समय तक टिक पाएगा? क्या भविष्य की पीढ़ियां भी कम से कम उतने ही संसाधनों और अवसरों का लाभ उठा पाएंगी जितना हम उठा रहे हैं? अच्छा, मतलब भविष्य का भी सोचना है। बिल्कुल। 20वीं सदी के दूसरे हिस्से से ही कई वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि विकास का वर्तमान तरीका और स्तर टिकाऊ यानी सस्टेनेबल नहीं है। हम प्रकृति का जरूरत से ज्यादा शोषण कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है, थोड़ा और समझाएंगे? टिकाऊ या सस्टेनेबल विकास क्या है? सस्टेनेबल विकास का मतलब है कि हम अपनी जरूरतें इस तरह पूरी करें कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए समझौता ना करना पड़े। यानी हमें प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल इस तरह करना होगा कि वो भविष्य के लिए भी बचे रहें। हवा, पानी, मिट्टी, जंगल, खनिज, इन सब का ध्यान रखना होगा। वो कहावत है ना कि हमने ये धरती विरासत में नहीं पाई, उधार ली है अपने बच्चों से। हाँ, बिल्कुल वही बात है। हमें ये उधार चुकाना है और अच्छी हालत में चुकाना है। क्या इसके कुछ ठोस उदाहरण हैं, खासकर भारत के संदर्भ में, जो इस चिंता को दर्शाते हों कि हम सस्टेनेबल रास्ते पर नहीं हैं? हाँ, कई उदाहरण हैं। पहला उदाहरण है भूजल, ग्राउंड वाटर का, जमीन के नीचे का पानी। हाँ, पीने और सिंचाई के लिए बहुत जरूरी है। और ये एक नवीकरणीय संसाधन है, यानी प्रकृति बारिश से इसे फिर से भर देती है। लेकिन हाल के सबूत बताते हैं कि देश के कई हिस्सों में हम इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जितनी भरपाई प्रकृति कर पाती है उससे कहीं तेजी से। कितना ज्यादा? करीब 300 जिलों में पिछले 20 सालों में पानी का स्तर 4 मीटर से ज्यादा नीचे चला गया है। देश का लगभग 1/3 हिस्सा अपने भूजल भंडार का अत्यधिक उपयोग कर रहा है। 1/3 हिस्सा, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। और अगर यही चलता रहा तो अगले 25 सालों में देश का 60% हिस्सा ऐसा ही कर रहा होगा। पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के पठारी इलाके और तेजी से बढ़ते शहर, ये सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। पानी का संकट गहराता जा रहा है। पानी तो जीवन है, अगर वही खत्म होने लगा तो विकास का क्या मतलब रह जाएगा? ये तो बहुत चिंता की बात है। और कोई उदाहरण? दूसरा उदाहरण है गैर नवीकरणीय संसाधनों, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की समाप्ति का, जैसे कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। हाँ, ये ऐसे संसाधन हैं जो एक बार इस्तेमाल होने के बाद खत्म हो जाते हैं और उन्हें बनने में लाखों साल लगते हैं। हमारे पास धरती पर इनका एक सीमित भंडार है। कितना सीमित? 2017 के अनुमान के मुताबिक दुनिया में कच्चे तेल के जितने भंडार पता हैं, अगर हम मौजूदा दर पे उनका इस्तेमाल करते रहे तो वो केवल अगले 47 साल और चलेंगे। क्या सिर्फ 47 साल पूरी दुनिया के लिए? ये तो बहुत कम समय है। हाँ, ये औसत है पूरी दुनिया के लिए। मध्य पूर्व में भंडार ज्यादा है, शायद 70 साल चले, पर अमेरिका के पास सिर्फ करीब 10 साढ़े 10 साल के भंडार हैं। और भारत?
भारत जैसे देशों को तो तेल आयात करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास पर्याप्त भंडार नहीं है। जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो ये हम सबके लिए बोझ बन जाता है, महंगाई बढ़ती है, अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है और ये संसाधनों की कमी अंतर्राष्ट्रीय तनाव का कारण भी बनती है, जैसा हम देख रहे हैं। तो ये धारणीयता का सवाल तो विकास की पूरी प्रक्रिया पर ही एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देता है। हमें सोचना होगा कि हम कैसा विकास चाहते हैं जो आज तो चमक-दमक दिखाए पर कल अंधेरा कर दे, या ऐसा विकास जो हमेशा चलता रहे। बिल्कुल, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि विकास का मतलब सिर्फ ज्यादा उत्पादन और खपत ही नहीं, बल्कि पर्यावरण का संरक्षण और भविष्य की पीढ़ियों का ध्यान रखना भी है। ये विकास की परिभाषा का ही एक अभिन्न अंग होना चाहिए, कोई अलग से सोचने वाली चीज नहीं। तो आज के इस पूरे चर्चा से ये तो साफ है कि विकास एक बहुत ही जटिल और बहुआयामी विचार है। ये सिर्फ हाईवे और शॉपिंग मॉल बनाने का नाम नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसमें सिर्फ आय नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, बराबरी के अवसर और सबसे जरूरी हमारे ग्रह और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थिरता भी शामिल है। बहुत सारे पहलू हैं इसके। हाँ, ये एक ऐसी बहस है जो कभी खत्म नहीं होगी। एक समाज के सदस्य के रूप में और व्यक्तियों के रूप में भी हमें हमेशा ये पूछने की जरूरत है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं और हमारे असली लक्ष्य क्या हैं। विकास का रास्ता हमें मिलकर तय करना होगा और सोच समझ कर तय करना होगा। आज हमने विकास के कई जरूरी पहलुओं को समझने की कोशिश की, अलग अलग लक्ष्यों से लेकर आय और अन्य पैमानों तक, और आखिर में धारणीयता के अहम सवाल तक। जाते जाते एक विचार सभी के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, एक बात कही जाती है कि पर्यावरणीय गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय या राज्य की सीमाओं का सम्मान नहीं करते। मतलब ये कि पर्यावरण का नुकसान, जैसे क्लाइमेट चेंज या प्रदूषण, किसी एक देश या राज्य तक सीमित नहीं रहता। इसका असर सब पर पड़ता है, चाहे वो कहीं भी हो। हवा या पानी बॉर्डर नहीं देखते। ये मुद्दा अब किसी एक क्षेत्र या राष्ट्र का नहीं रह गया है। हमारा भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो सवाल ये है कि इस कथन का विकास की सतत बहस के लिए क्या अर्थ है, इसके क्या मायने हैं? हाँ, इस पर जरूर सोचिएगा। इस गहरी डुबकी में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, कुछ नए स्रोतों और नई जानकारियों को लेकर।